नमस्ते। और आज हमारा 6th नंबर जो है मॉडल पेपर है, तो चलो आओ 6 नंबर मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। हाल ही में राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर दो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अगर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर भारतीय आदिवासी पार्टी है, जिसे हम बाप भी कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। याद रखना है कि जो जय कृष्ण पटेल है, कौन भाई? जय कृष्ण पटेल। बस आराम से क्या करते जाओ, दिमाग में कुछ नहीं सोचो, इधर उधर दूसरे स्टूडेंट से एक बार बात नहीं करो, सिर्फ दिमाग में ये डाटा पढ़ के आराम से क्या करो, डालने की कोशिश करो। जितना ध्यान से आप चीज पढ़ोगे उतने ही ज्यादा क्या रहेगा, मामला सही रहेगा। तो चलो, जय कृष्ण पटेल। ठीक, तो जय कृष्ण पटेल जो बाप पार्टी के हैं वो विजय हुए हैं। तो अगर पूछ ले कि बाप पार्टी के कौन से व्यक्ति ने जीता है, तो जय कृष्ण पटेल। हराया किसको है? तो बीजेपी के सुभाष तंबोलिया को क्या कराया गया है, हराया गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है उपचुनाव, यानी कि विधानसभा सीट जो है खाली हुई है। किसकी वजह से खाली हुई? तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वजह से ये सीट जो है वो क्या है, खाली हुई। उन्होंने विधायकी का पद छोड़ा, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और पार्टी चेंज कर कर उन्होंने सांसदीय के चुनाव के लिए दावा किया। तो उस वजह से ये क्या हुआ है, उपचुनाव हुआ है। तो याद रखना जय कृष्ण, है ना, जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तिब्लिसी जॉर्जिया के अंदर। कहाँ किया गया है? तिब्लिसी जॉर्जिया। जॉर्जिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहां पर जाकर हम पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो भारत से बाहर यूरोपियन कंट्री के अंदर भी महाराणा प्रताप की क्या है, धूम मची है। और वो जगह कौन सी है? तिब्लिसी जॉर्जिया। ठीक, वहां पे सब देश का नाम लिख रखा है। यहाँ पे मैं आपको जो शहर है उसका भी नाम बता रही हूँ, तिब्लिसी जॉर्जिया। ठीक, आगे चले, चलो। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि कौन सा कथन दिए गए 4 में से जो है वो गलत है। तो दिए गए 4 में से कौन सा गलत है? बीजेपी की 14 सीट आई है, वोट शेयर 49.24%, सही बात है। आईएनसी के पास 8 सीट आई है, वोट शेयर जो है वो 37.91%, ठीक है। सीपीएम मार्क्सिस्ट को जो है 1 सीट मिली है और वोट शेयर कितना है, 1.97%। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत कथन है नहीं। तो हम क्या आंसर करेंगे, फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर रखना। अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने हेतु 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन कितने जिलों में किया जा रहा है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह राजस्थान के 18 जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में चल रहा है? 18 जिलों में। अब यहाँ पे हमें अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो ध्यान रखनी है। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, बहुत गौर से सुनना, सुनने भर से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है सहारा डेजर्ट के अंदर, उससे प्रेरित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि अरावली वाली चीज किससे प्रेरित है, तो अरावली वाली चीज जो है, ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो आप ये सोच लो कि जो हमारी अरावली है वो किससे प्रभावित है, वो प्रभावित है अफ्रीका से। बस सिंपल ग्रीन वॉल लिखा हुआ देगा हमें एग्जामिनर। अब हमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है वो ये है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, यानी कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट था, भूपेंद्र यादव जी। कौन? भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने इसको अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के दिन लॉन्च किया था। कौन से डे वाले दिन लॉन्च किया था? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस वाले दिन इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इसे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहा गया है। यह भारत के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, बेसिकली ये जो आपका पालनपुर है वहां से लेके पानीपत हरियाणा,
सॉरी पालनपुर से शुरू होगा और दिल्ली तक ये क्या करेगा, रहेगा। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये पूरे के पूरे 4 स्टेट जो हैं जिसमें अरावली फैली है, वहीं पर ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है। कितनी लंबी होगी ये ग्रीन वॉल की दीवार, तो 1400 किलोमीटर लंबी होगी और 5 किलोमीटर क्या होगी, ये चौड़ी होगी। इससे क्या होगा, इससे मरुस्थलीकरण पर रोक लगेगी, याद रखना, इससे मरुस्थलीकरण पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। प्लस प्लस क्या इंपॉर्टेंट बात है, प्लस ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भूशरण हो रहा है, जो क्या हो रहा है, भूशरण हो रहा है, उस पर भी रोक लगेगी। तो बेसिकली 2 बदमाश गुंडे टाइप लोग, एक है मरुस्थलीकरण और एक है भूचरण, जिससे कि भूमि जो है वो खराब होती है, इनको पकड़कर बंद करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, इसके लिए हम बना रहे हैं अरावली ग्रीन वॉल। ये आइडिया हमें कहाँ से आया, अफ्रीका की ग्रीन वॉल से आया। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, वन, पर्यावरण, जलवायु मंत्री, उन्होंने इंटरनेशनल वन डे से लॉन्च कर दी। अब ये लॉन्च कहाँ कहाँ की गई है, तो हरियाणा, गुजरात से शुरू करो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और राजस्थान के कितने जिलों में लागू है, 18 जिलों में। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हाल ही में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास बांध किस जिले में है। तो चर्चा में रहा लाखावास गांव जो है वो आपके किस जिले में है, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। भीम की डूंगरी जयपुर, शील की डूंगरी जयपुर, मोती की डूंगरी जयपुर, बीजक की डूंगरी जयपुर। मतलब ये स्थान तो जयपुर में है, लेकिन कौन सी जगह है, ये बिल्कुल शील की डूंगरी जयपुर। अगर आप आंसर दे रहे हो तो करेक्ट है। फिर देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो बताओ, सिंपल है, ये तो न्यूज में रहा था। कहाँ किया है, गंगापुर सिटी में किया है। कहाँ किया है, गंगापुर सिटी में। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर देखो, राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो महिला आरक्षण 30% से बढ़ा के कितना किया गया है, 50% किया गया है। फिर देखो, भारत की पहली महाराव सेखाजी सैन्य अकादमी कहां बनकर तैयार हुई है। तो कहां बनकर तैयार हुई है, आपके मोहनपुरा गांव सीकर में। कहां बनकर तैयार हुई है, मोहनपुरा गांव सीकर। ठीक। फिर देखो, मानसून का प्रवेश द्वार, 100 द्वीपों का शहर, राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र माही संयंत्र व अनास नदी पर राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनने संबंधी विशेषताएं किस जिले के लिए प्रयुक्त हुई है। अब 100 द्वीपों का शहर, आइलैंड ऑफ, नहीं, सिटी ऑफ 100 आइलैंड कौन है, ये बांसवाड़ा है। कौन है, बांसवाड़ा। ठीक। फिर देखो, 24 जून 2024 को बूंदी जिले का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया। बूंदी को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर बूंदी को बोला जाता है। और अभी हाल ही में हमने बूंदी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया है, तो हमने बूंदी का 783वां, कौन सा, 783वां दिवस जो है वो अभी हाल ही में बनाया है। क्लियर। हाँ, 11th नंबर, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये उद्यान नहीं है, ये उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत किस प्रशासनिक स्तर पर विशेष जागरूक शिविर लगाया गया है। तो किस प्रशासनिक स्तर पर विशेष जागरूक शिविर लगाया गया है, तो आपके पंचायत समिति स्तर पर। कौन से स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर। अब देखो, 12 नंबर क्वेश्चन से आपके साइको के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। और जब भी साइको के क्वेश्चन शुरू होते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, वो क्या कहती हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सीधे आंसर बता सकती हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपको स्वतः सॉल्व करनी होगी। और कल, हाँ बिल्कुल, मेरा ध्यान स्किप हो गया था, अमरचंद बाठिया का जो जन्म है वो बीकानेर में हुआ है, जोधपुर में नहीं हुआ है। आप लोग सही थे। अब देखो, 12th नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 12th नंबर क्वेश्चन पढ़ा आपने कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है, 2 फैक्टर थ्योरी जो है बुद्धि की, वो किसने दी है। अगर आपका आंसर स्पीयरमैन है, क्या है, स्पीयरमैन है, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो, बुद्धि का बहुकारक मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है बुद्धि की, वो किसने दी है, वो किसने दी है, ये आंसर आपको करना है। थॉमसन, थॉर्नडॉइक, गिलफोर्ड और गार्डनर। ये तो बहुत इजी है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये किसने दिया है, बहुकारक, ये दिया है आपके थॉर्नडॉइक ने। ठीक, आगे चलें। फिर देखो, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बुद्धि लब्धि वाला फॉर्मूला निकाल के आपको क्या निकालना है, उसका
वो निकालना है, IQ निकालना है, तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा? अगर आपका आंसर 120 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, फिर देखो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत एक था मल्टी फैक्टर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बहुबुद्धि कि बुद्धियां जो हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। तो याद रखना, टू फैक्टर में कौन है, मल्टी फैक्टर में कौन है और बहुबुद्धि में कौन है। ठीक है, ये तीनों याद रखना। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? कौन सा बुद्धि का निष्पादन मतलब जिससे हम बुद्धि की जांच नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा है जो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? तो देखो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण इसका आंसर दे रहे हैं भाटिया बैटरी। क्या दे रहे हैं? नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, मतलब आपको बताना है। तो रोशा तो नहीं हो सकता, रेवन भी नहीं है, WAIS नहीं है, भाटिया बैटरी जो है वो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। कई बार देखो इतना भ्रम होता है कि वो नहीं पे इतना ध्यान रहता है कि हर क्वेश्चन में नहीं दिखने लग जाता है। सॉरी, आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो करेक्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है? भाटिया बैटरी है। ठीक, फिर देखो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। कौन होगा वो? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या सृजनात्मकता। ठीक, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर इजी है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? मतलब कौन था वो वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले बुद्धि को मापने के लिए टेस्ट कर इजाद किया है? तो बताओ 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अगर आपका 18th नंबर का आंसर बिने है, क्या है? बिने, तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक, फिर चलते हैं आगे। यदि बालक को वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 19 नंबर क्वेश्चन देखें, आपको मैथ्स लगा के क्या निकालना है? आंसर निकालना है। और सारा कुछ फॉर्मूला लगा के अगर आपका आंसर 107.69 आ रहा है तो करेक्ट है। और जरूर से बताइएगा कि आपको फॉर्मूला लगा के आता है नहीं आता तो जहां पर भी आपने साइको पढ़ी है उसमें चेक कीजिएगा कि गलती कहाँ हो रही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना और इसे प्रतिबंधित करना। ये लाइन जो है वो किस व्यक्ति ने कही है? इस समय आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। तो ये जो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? सैलोवी और मेयर ने दिया है। किसने दिया है? सैलोवी और मेयर ने दिया है। क्लियर? चलो, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस लेखक के पुस्तक कौन है? डेनियल गोलमैन है। तो बी आंसर होगा। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गोलमैन ने कितने बताए थे? हम 5 बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि जो है, कौन सी बुद्धि का आयाम जो है वो आपके जेपी गिलफोर्ड ने नहीं दिया है? ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन। तो अब इस बार नहीं वाला है, ध्यान रखें। तो किसने, कौन सा आयाम नहीं दिया गया है जेपी गिलफोर्ड द्वारा? अगर आपका आंसर प्रणाली है तो बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा इनमें से एक जो है सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण, संवेगों का अनियमितीकरण। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर इन्होंने क्या पूछा है कि सांवेगिक बुद्धि का संबंध किससे नहीं है? तो अनियमितीकरण से कोई संबंध नहीं है, तो डी आंसर होगा। ठीक, फिर देखो 25 बुद्धि के वित्त तंत्रीय ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया है?
मतलब ट्राई आर्किक सिद्धांत जो है बुद्धि का, और उसमें ये वाली बात कि वो विश्लेषण करती है, वो सृजनशील है और व्यवहारिक रूप है, उसके अंतर्गत आती है। यह बात जो है वो किसने बताई है, आपको मुझे अभी ये बताना है। तो ये बात बताने वाला कौन है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग है। ठीक, चलो फिर देखो बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र। अब देखो बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र आ गया है, जिसको नहीं आता वो क्या दीजिए, जिसको आता है वो आंसर दीजिए। ठीक है, तो सी ए अपॉन एम ए इंटू 100, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, सी ए अपॉन 100 इंटू एम ए, ये तो हो ही नहीं सकता। 100 अपॉन एम ए नहीं, सी और डी तो कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको फर्स्ट और सेकंड में से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक, किन वैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया है? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से साफ साफ दिख रहा है 27 का आंसर क्या होगा। ये थे सेलोवी और मेयर, और बाद में डेनियल गोलमैन, है ना, थोड़ा बहुत आरएस में लगता है तो पता है 27। अब देखो 28, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? मतलब जिसका दिमाग बहुत लॉजिकल और मैथमेटिकल है, उसका क्या विशेषता हो सकता है? ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, और संवेदनशीलता। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, वो ऊपर दे रखे हैं आपको, तर्क और पैटर्न को खोजने की। तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? अब देखो 4 ऑप्शन। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, पहला। दूसरा, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। तो कौन सा अधिक उपयुक्त है, कौन सा ज्यादा सही है बुद्धि के बारे में, ये बताना है। तो जो ज्यादा सही है ना, वो यही है कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली योग्यता जो है वो क्या है, शामिल है। क्लियर? चलो फिर देखो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी? कौन था वो जिसने ये दुखदाई चीज बनाई आईक्यू, जिसकी वजह से हमारे माता पिता आस पड़ोस के लोग हमें क्या करते हैं, बड़ा जज करते हैं। तो ये बुद्धि लब्धि वाला कौन है? आईक्यू की अवधारणा वाला बिने है ना। आज अगर बिने मिलता ना तो कूटते उसको कि हाँ, डेनियल गोलमैन अच्छे हैं। ईक्यू, वो कहता है ईक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन आईक्यू। इमोशनल क्वोशंट जो है, भावनात्मक जो आपका इंटेलिजेंस है, वो ज्यादा अच्छा है किससे, आईक्यू से। तो गोलमैन से हम खुश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? ठीक, तो ये बताना है कि बालक का एक व्यक्ति के विकास के बारे में सही कौन सा कथन है, वो बताना है। विकास आनुवांशिक का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है, ये है। तो 31 जो है आपका, उसका सही आंसर क्या होगा? तो 31 का आंसर आपका होगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक, आगे चले। 32, निम्नलिखित में से कौन उच्च बुद्धि का संकेत है? भाई किसकी उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किस कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी से प्राप्तांक प्राप्त करना। तो कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है कि इस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो उच्च है? तो कौन सा है? समान गलतियों को किस कार्य के पश्चात, किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, मतलब अपनी गलतियों को नहीं दोहराना। फिर देखो 33, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं।
इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है। ठीक, तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ा, आपने समझा, अब आप मुझे इसके क्या दोगे, आंसर दोगे। तो 33 का आंसर अगर आप रॉबर्ट स्टेनबर्ग दे रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट। ठीक, फिर देखो 34, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है ना, तो गोल्डमैन किससे संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से। फिर देखो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस चीज का मापन करता है, आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो किसका, अब बिने आते याद रख लेना, बुद्धि है। क्या है बिने का मतलब, बुद्धि का परीक्षण है। हमारी जिंदगी का एक दुखदाई बंदा बिने ही तो है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित चीजों का क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो करो निम्नलिखित चीजों का मिलान। हाँ, अब देखो संगीतात्मक, संगीतात्मक है तो वायलिन वादक ए में 4, फिर देखो यहाँ पे भी ए में 4 है। फिर देखो भाषिक, भाषिक है तो व्यक्ति क्या बनेगा, कवि, तो बी में 2। अंतरव्यक्तिक इंटरपर्सनल तो फिर क्या बनेगा, चिकित्सक। और स्थानिक है, स्थानिक है तो वो क्या बनेगा, मूर्तिकार, क्या बनेगा, मूर्तिकार। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। अगर आपने सी आंसर दिया है तो क्या है, करेक्ट है। फिर देखो 37 नंबर क्वेश्चन, अब जो है मेरा एरिया आ गया है। इतनी देर में आपको सिंपल सिंपल बता रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ आता है वो शेयर कर लिया। कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है, 37, कि भाई कौन सी वो फसल है जिसे हम कैमल क्रॉप कहेंगे, तो हम किसे बोलते हैं, जवार को बोलते हैं कैमल क्रॉप। फिर देखो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, इजी क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कहा है तो कौन सी कृषि होगी, वालरा होगी। अगर मैदानी कहते तो चिमाता होती। अब कुछ नहीं है, देखो ये एक प्रकार का झूमिंग कृषि है जो राजस्थान के साउथ ईस्ट साइड में की जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो वाला जो इलाका है, थोड़ा बहुत उदयपुर के वो क्षेत्र जहाँ पे भील रहते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं, उसी को राजस्थान के अंदर वालरा कहते हैं, जिसमें वन को काटते हैं और वन को काटने के बाद जो राख बचती है उस राख में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए अच्छा एग्रीकल्चर हो जाता है, वो अच्छा प्राकृतिक खाद का काम करती है। तो उसका आंसर क्या होगा, वालरा। इजी है, आगे चलो। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ कुछ चीजें इसकी वेबसाइट से याद रखनी जरूरी है। पहला कि इसका अप्रूवल कब मिला था, कि भाई केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान हमें बनाना है, इसका अप्रूवल मिलता है 1993 के अंदर। लेकिन इसे संस्थान का दर्जा जो है, इसे संस्थान का दर्जा कब दिया जाता है, याद रखना, इसे संस्थान का दर्जा दिया जाता है 27 सितंबर 2000 को। तो अब याद रखना, अगर ऐसे पूछे कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना हुई है तो ध्यान रखना 27 सितंबर 2000 को ही इसे ऑफिशियली क्या कहा जाता है, कि भाई तुम अब क्या बन गए हो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बन गए हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, कि भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है वो बंगलोर में है। ठीक, ब से बागवानी, ब से बंगलोर और ब से बीकानेर, 3 चीज याद हुई। अब भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बंगलोर ने क्या किया, गोधरा गुजरात के अंदर उनका जो केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र था उसका विलय जो है 1 अक्टूबर 2000 को किसमें कर दिया, बीकानेर वाले में कर दिया। तो बहुत सिंपल है कि 1993 के अंदर आईसीआर सोचती है कि भाई बीकानेर में एक बागवानी को लेकर क्या बनाना पड़ेगा, सेंटर बनाना पड़ेगा। ठीक, अब ये चीज को एकदम आकार कब दिया जाता है, 27 सितंबर 2000 को, और हमारा बीकानेर के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बन जाता है। अब उसके बाद इसको अपग्रेड किया जाता है, भारतीय बागवानी संस्थान जो है, जो बेंगलोर के अंदर है, बागवानी अनुसंधान केंद्र, वो कहता है कि भाई जो गोधरा गुजरात है ना, गोधरा गुजरात, उसके अंदर जो बागवानी का परीक्षण केंद्र है वो भी अब हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बीकानेर शिफ्ट कर रहे हैं। और ये कब की बात है, ये बात है 1 अक्टूबर 2000 की। चूंकि अब जो है थोड़े क्वेश्चंस क्या होने लगे हैं, टफ होने लगे हैं, तो अपकमिंग ये सब चीजें क्या की जा सकती है, आपसे पूछी जा सकती है, तैयार रहना। सीईटी में जो है ये करिश्मा कर दिया उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा था कि भाई शुष्क बागवानी संस्थान को संस्थान का दर्जा कब मिला, तो 27 सितंबर 2020 2000। ठीक,
फिर चलो, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में होता है? मक्का राजस्थान में कौन से भाग में सबसे ज्यादा होगा? तो बहुत सिंपल है, दक्षिणी जो राजस्थान है, कौन सा राजस्थान है? दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वो पूरे अकेले ही 50% क्या कर देते हैं, उगा देते हैं। और मक्का की जो बाटी है, बेसिकली मैं उदयपुर में रही हूँ, तो छोटी से बड़ी हुई हूँ, तो मक्का का जो पूरा का पूरा खाने पीने का जो सिस्टम है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? उदयपुर में दिखता है। उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ मक्का जो है स्टेपल फूड है। मक्का के बाफले मिलेंगे आपको खाने को, मक्का की बाटी मिलेगी, तो मक्का यहाँ पे होता है अच्छा खासा। ठीक, फिर देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन हेतु अग्रणी है? तो कौन है? बीकानेर है, जिसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब याद रखना, अभी 2021-22 की राजस्थान की स्टैटिक्स आई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद निकाली है एग्रीकल्चर की स्टैटिक्स, जिसमें वो ये बताते हैं कि कौन से जिले में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, कौन से में कम। तो उसी के अकॉर्डिंग मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट कौन है? बीकानेर, सेकंड कौन है? जोधपुर, थर्ड कौन है? चूरू। देखो तीनों मैंने ऑप्शन में लगवाए हैं। ठीक, तो देखो मूंगफली उत्पादन में फर्स्ट कौन है? बीकानेर। मूंगफली उत्पादन में सेकंड कौन है? जोधपुर। मूंगफली उत्पादन में थर्ड कौन है? चूरू है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्या रखना? याद रखना। अब देखो, टसर। टसर एक प्रकार का आर्टिफिशियल रेशम है। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। तो कहाँ किया जाता है टसर कृत्रिम रेशम का उत्पादन? 42 नंबर क्वेश्चन इजी है आपका, और आपको मुझे क्या देना है? इजी क्वेश्चन का आंसर। तो कहाँ करते हैं? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। अर्जुन का पेड़ होता है ना, अर्जुन का पेड़, तो अर्जुन का पेड़ से बनता है टसर रेशम। फिर देखो, मूंगफली के उत्पादन में देश में राजस्थान का स्थान क्या है? तो भाई हम सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे गुजरात है। तो देश में हम कौन सा नंबर पे हैं? सेकंड। हम सेकंड है, और कितने परसेंट के साथ सेकंड है? देखो 16% में ही सेकंड आया जा रहा है। मेरिट देखो कितनी कम जा रही है ना? लगता है मूंगफली उत्पादक ही बन जाते हैं, कम से कम 16% के साथ सेकंड तो आएंगे। तो बहुत सिंपल है कि 16.83% के साथ मूंगफली उत्पादन में हम पूरे देश में सेकंड है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो है राजस्थान का अभी लेटेस्ट का, वो आपको बताता है। ठीक, आगे चलूं? चलो, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है? इजी है, जूट, मूंगफली, सरसों और तरबूज। अब आपको पता चल रहा है कि रबी का तिलहन कौन है, तो रबी का तिलहन है आपका सरसों। अब देखो, राई और सरसों में देश में कुल उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, मतलब हम पूरे देश में राई और सरसों बनाने में क्या है? तो भाई 1 नंबर है अपन। क्या है? 1 नंबर। अब ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, 46.63% के साथ, ये देखो 46.63% के साथ, 16.83% के साथ हम ग्राउंड नट मूंगफली में क्या है? पूरे देश में सेकंड आए हैं। पूरे देश में क्या आए हैं? सेकंड आए हैं। लेकिन वही हम सरसों के अंदर है ना, सरसों के अंदर हम 46.63% के साथ फर्स्ट हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है राजस्थान के। वही आपको 3 चीज याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी अपकमिंग एग्जाम में ये पूछी जाएंगी। जब मैं पेपर पैटर्न की क्लासेस लूंगी उस समय भी मैं आपको रिपीट कराऊंगी, तो ध्यान रखना। देखो, वरुणा सरसों की किस्म है जो बहुत फेमस है राजस्थान के अंदर। वरुणा जो है वो बहुत फेमस किस्म है सरसों की, ध्यान रखना। उसके अलावा सरसों की फेमस किस्म कौन सी याद रखनी है? पूषा कल्याण। वरुणा पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ध्यान रखना। पूरे राजस्थान के अंदर वरुणा बहुत फेमस है सरसों की किस्म। अब अभी एक है ना हाइब्रिड किस्म बनाई गई है, जिसे बोलते हैं धारा मस्टर्ड 11। क्या बोलते हैं? धारा मस्टर्ड 11। शॉर्ट में बोलते हैं DMH 11। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DMH 11। इसका 20% ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। मतलब अगर वरुणा जो है जितना भी उत्पादन दे रही है 1 हेक्टेयर के अंदर, उससे 20% कौन देगी? आपकी DMH 11। तो याद रखना, DMH 11, धारा मस्टर्ड 11, वरुणा और पूसा कल्याण, तीनों सरसों की किस्में हैं। वरुणा राजस्थान में बड़ी फेमस है, पूसा कल्याण एक नॉर्मल है, तो याद रखना। और फिर DHM 11 को क्या रखना? याद रखना। तो राई और सरसों उत्पादन में हम फर्स्ट नंबर पे हैं 46.63 के साथ। फिर देखो, बहुत सिंपल है यार, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति एंड नीली क्रांति।
तो देखो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, तो ए में क्या हो जाएगा 2। पीली क्रांति किससे है? सरसों से संबंधित है पीली क्रांति, तो बी में हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा फर्स्ट। फिर श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और नीली क्रांति मछली पालन से, तो 2 1 3 4। अब 2 1 3 4 कहाँ है आपका? ये रहा, डी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक, चलो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, देखो यहाँ गौर रखना, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, तो कोटा, रामगंज, मंडी और जोधपुर दोनों के अंदर स्पाइस पार्क है, लेकिन पहला पूछे तो पहला है जोधपुर। पहला कौन सा होगा? तिवरी जोधपुर। अब यहाँ पे आ जाइए, इस चीज को क्या रखें? याद रखें। अब इसमें क्या याद रखना है कि राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क बनाने हैं। देखो ये इंडिया का प्लान था कि इंडिया के मिनिस्ट्री ने ये प्लान बनाया था कि हम पूरे भारत के अंदर 7 कितने 7 जो हैं हम बनाने वाले हैं स्पाइस पार्क। उसमें से 2 कहाँ बनने हैं? राजस्थान में बनने हैं। पहला कौन आया? पहला आया आपका तिवरी जोधपुर। पहला कौन सा आया आपका? तिवरी जोधपुर आया। कब आया? 2012 के अंदर आया। दूसरा 2019 के अंदर कौन सा आया? तो 2019 के अंदर आया रामगंज, मंडी, कोटा। ठीक, अब देखो राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? तो किसको मावट से कोई फायदा नहीं होता? तो आंखें एकदम चिल्ला चिल्ला के आंखें कह रही है कि मैं हूं जिसे मावट से कोई फायदा नहीं होता। तो भाई मावट से जिसको कोई लाभ नहीं मिलता वो कौन है? कपास। फिर देखो राजस्थान में वोलरा, वोलरा क्या है राजस्थान के अंदर? तो वोलरा जो है वो है आपका एक स्थानांतरित कृषि जो कि आदिवासी लोग करते हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर। फिर देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? सेवर, भरतपुर पे, तो बी आंसर होगा। और ये इसका हैप्पी बर्थडे कब बना लेना? 1993 में बनता है। ये कब बनता है? 1993 के अंदर ये क्या करता है? बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 50 मार ली अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ये है काजरी, काचरी नहीं, जो खाने वाला काचर होता है ना वो नहीं। कई बार मैंने बोलते हुए सुना है काचरी, अरे नहीं काचरी नहीं है, ये काजरी है। काजरी जो है वो आपके जोधपुर में स्थित है और 1959 में बना था। कब बना था? 1959 में बना था। इस साल इसके क्षेत्रीय केंद्र याद रखना। क्या याद रखना? इसके क्षेत्रीय केंद्र। देखो इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं, 3 राजस्थान में हैं, 1 गुजरात में है। जैसलमेर, बीकानेर, भुज और पाली, ये 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं किसके? काजरी के। तो कहाँ कहाँ है? जैसलमेर में है, बीकानेर में है, भुज में है और पाली में है। ठीक, फिर देखो राजस्थान में प्रमुख कपास उत्पादक जिले, ये तो बहुत इजी है कि राजस्थान के प्रमुख कपास उत्पादक जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आके फाड़ फाड़ के कह रहा है कि देख लो मुझे, मैं ही हूं, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक, चलो मिश्रित खेती। अब क्या होती है? मिक्स फार्मिंग, जिसमें आपको फसल के साथ क्या करना होता है? पशुपालन। तो फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। अब देखो राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड, यार ये तो बहुत इजी है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। क्लियर, चलो अब देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको क्या करना है? मैच करना है। तो बहुत अच्छे से क्या कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या कीजिए? मैच कीजिए। बेर अनुसंधान केंद्र ए, अब ए देखो बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? फिर देखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यानी कि काजरी, और फिर तबीजी है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, और फिर है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ये 4 दे रखे हैं, ये चारों आपको क्या करने हैं? मैच करने हैं। तो ए में होगा 3rd बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, फिर बी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ये होगा 1st, बी में 1st जोधपुर काजरी, तबीजी अजमेर, सी में क्या होगा आपका 2, तो 312। अब 312 कहाँ आ रहा है? बी में आ रहा है, तो बी आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? दुर्गापुरा जयपुर में, तो 3124, बी जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ब से बेर, ब से बीकानेर। ठीक, आगे कृषि जलवायु क्षेत्र अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4th ए,
में कौन सा शामिल नहीं है, मतलब कृषि जलवायु 4th ए पूछ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो देखो भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है वो दक्षिण पूर्वी वाले में शामिल है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका प्रतापगढ़। और अब ध्यान रखना, ट्रेंड ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन, वो ट्रेंड जिसमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछे जाते हैं वो वापस आ गया है 2024 में आरपीएससी में। अभी पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड गायब था, लेकिन अब ये वापस एंट्री मार लिया है। तो याद रखना, ढंग से देख के जाना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, और फर्स्ट ए बी, फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है और फर्स्ट सी भी है, फिर सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी और फिफ्थ अकेला है। तो ये सारे के सारे ढंग से क्या करके जाना, देख के जाना। मानसिंह फर्स्ट ने 1587, अब देखो यहाँ 1587 की थोड़ी गड़बड़ है। 1587 में बिहार अभियान के दौरान किसे पराजित किया था? तो बेसिकली वो जो 1587 में 1587 की जगह 1589 होना चाहिए। तो बिहार के अंदर वो किसको हरा के आते हैं? पूरणमल को हरा के आते हैं। मानसिंह फर्स्ट है ना, मानसिंह फर्स्ट, जिसे अकबर का शिष्य पुत्र भी बोलते हैं और अकबर ने इन्हें फरजंद की उपाधि दी थी। तो मानसिंह फर्स्ट जो है, इसको ध्यान रखना, 1589 से मानद पुत्र कहते हैं शायद तक, 1589 से 1614 तक जो है आपके कौन है? मानसिंह है। मानसिंह को 1585 में काबुल का सूबेदारी मिला था, 1589 में बिहार का सूबेदारी मिला था और 1594 में बंगाल का सूबेदारी मिला था। ये तीनों का क्रम भी पूछा जाता है कि पहले कौन सा, तो काबुल, बिहार, बंगाल याद रखना, 85, 89, 94 याद रखना। अब उस समय इन्होंने पूरणमल जी को धूल चटाई थी। फिर देखो जहांगीर के शासन काल में राय सिंह का मनसब था। तो जहांगीर के शासन काल में राय सिंह का मनसब कितना था? 5000 रुपए था। कितना था? 5000। ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था उसमें कौन सा व्यक्ति जो है, कौन सा इतिहासकार उस वक्त उपस्थित था? तो अमीर खुसरो, अल बंदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी। तो कौन प्रेजेंट था आपके? अल बंदायूनी जो थे वो उस समय प्रेजेंट थे। ठीक, फिर देखो खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। करते हैं, सत्य कथन पहचानना है। ठीक, अब देखो खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था। राजस्थान के इतिहास का क्या था? प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का उपयोग हुआ। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का राज चिन्ह सिरोही के अखेराज देवड़ा ने धारण किया था। दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया आपने 60 नंबर में। तो देखो इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। फिर देखो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये थे राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्ट मंडल के रूप में किसे भेजा? ये तो जमा भाटो है ना, सबको पता है ये कौन है, ये ट्रिक है जमा भाटो जो पूरे राजस्थान में बड़ी फेमस है और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ये है आपके भगवंत दास। किसे भेजा था? भगवंत दास को। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहां है? तो सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ठीक, चलो रायसिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया? तो रायसिंह ने कठोली के अभियान में, कौन से अभियान में? कठोली के अभियान में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को क्या किया है? हराया है। मंदिरों वाला शासक, देखो 65 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। वो क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि मंदिरों वाला शासक, कौन सा शासक? मंदिरों वाला जो शासक है, मंदिरों वाला शासक के उपनाम से किसे जाना जाता है कि भाई ये मंदिरों वाला शासक है? तो बेसिकली औरंगजेब के टाइम जितने भी मंदिरों की रक्षा की गई थी ना, उसी के हिसाब से ये टाइटल दिया है महाराणा राज सिंह को। फिर देखो राजपुताना का वह प्रथम शासक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि राजपुताना का वह प्रथम शासक जिसे अकबर ने 7000 मनसब दिया था। अब अकबर की बात आई है और कितने मनसब की बात आई है? 7000 के मनसब की बात आई है। तो ये व्यक्ति कौन हो सकता है? मानसिंह, 1589 से 1614।
फिर देखो महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ है, बहुत इजी है। महाराणा प्रताप कौन से जगह जन्मे हैं, कौन से दुर्ग में महाराणा प्रताप जन्मे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ में हुआ है, कुंभलगढ़ किले के अंदर। फिर देखो बयाना के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बयाना स्थान जो है वो हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई है। तो देखो इस युद्ध में बाबर की विजय नहीं हुई थी, इस युद्ध के अंदर विजयी राणा सांगा हुए थे और ये जो है सांगा की अंतिम विजय थी। कैसी विजय थी ये, सांगा की अंतिम विजय थी। और बयाना भरतपुर में है, हरियाणा में नहीं है। तो दोनों ही कथन जो है वो क्या है, असत्य है। अब देखो बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को, याद रखना आपके प्यारे 14 फरवरी के 2 दिन बाद, है ना, 16 फरवरी 1527। अब देखो चंद्रसेन के संदर्भ में कौन सा कथन देखना है, सत्य कथन देखना है। मारवाड़ का प्रथम शासक चंद्रसेन था जिसने छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। 1580 में 1580 में चंद्रसेन ने मुगलों को पराजित कर सोजत पाली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं इस वक्त और आपको बताना है कि कौन से कथन जो है सत्य है। तो देखो बिल्कुल सही बात है, इसे मारवाड़ का प्रताप भी बोलते हैं और ये मारवाड़ का पहला शासक था जिसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी और इन्होंने सोजत पाली पर भी क्या किया, अधिकार किया। तो सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अब देखो निम्नलिखित में से गलत कथन। अब इस क्वेश्चन में लोचा है, ठीक है। लोचा क्या है इस क्वेश्चन में कि ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है। नागौर दरबार जो है वो 3 नवंबर 1565 को नहीं होता, वो होता है 3 नवंबर 1570 को होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, 3 नवंबर 1570 को होता है। उधर मैंने लिख भी रखा है, बीकानेर से नागौर दरबार में राय सिंह और पृथ्वीराज ने भाग नहीं लिया था। ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। वेट अ मिनट, माँ का फोन आया। हाँ, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ये सही है कि मारवाड़ की शरण स्थली जो है वो है सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। चंद्रसेन द्वारा नागौर दरबार छोड़ने पर अकबर क्रोधित होकर उस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। बिल्कुल चंद्रसेन वहां से चले जाते हैं। तो ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। फिर देखो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाले भामाशाह की जन्मस्थली क्या रही है। तो भामाशाह की जन्मस्थली क्या रही है, 71। तो 71 का सही आंसर क्या है, पाली। पाली रही है भामाशाह की जो आपके जन्मस्थली है। मानसिंह फर्स्ट की मृत्यु कहाँ होती है, तो मानसिंह फर्स्ट की मृत्यु होती है आपके इलिचपुर महाराष्ट्र में। कहाँ होती है, इलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर इसकी मृत्यु होती है। राय सिंह ने रजत महल का निर्माण कहाँ कराया है, तो राय सिंह ने रजत महल का निर्माण कहाँ कराया, तो राय सिंह ने कराया है रजत महल का निर्माण दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहे हैं, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था। तो लास्ट अकबर ने जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था और फिर इनकी भी भीलवाड़ा में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक, आगे चले, चलो चले। हाँ अभी चैन पड़ा है मम्मी से मैसेज को बात करिए, तब अब मम्मी का फोन आते ही ऐसे अलर्ट हो जाते हैं कि देखो साक्षात जगदम्बा ने पुकारा है। चलो सॉरी, 75 किस शासन के लिए सिवाना बाड़मेर भाद्राजून जालोर संकटकालीन शरण स्थली थे। मतलब किसके शासन के लिए, किसके शासन काल के अंदर सिवाना बाड़मेर भाद्राजून और जालोर ये सब में उसने संकट काल के दौरान क्या लिया है, शरण लिया है।
तो ये एक ही व्यक्ति है, ये है रावचंद्र सेन। देखो रावचंद्र सेन है ना, वो लगातार भाग रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे और पीछे उनके मुगल भाग रहे थे, है ना। आगे वो गाना है ना, तुम्हारे पाँव की जुत्ती ना, उसमें आप देखो एक सीन जिसमें वो लड़की जो है ना, नहीं मैं थारे पाँव की जुत्ती ना, सॉरी, तो वो लड़की भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे सिपाही वाला सीन है ना, वही सीन याद रखोगे। एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं चंद्रसेन और पीछे मुगलों की सेना है और उसमें वो शिवाणा, बाड़मेर, भादराजून, जालोर, यहाँ सब जगह छुप रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है, तो महाराणा सांगा का समाधि स्थल अब भी हम पढ़े थे, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो महाराणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो है आपका मांडलगढ़। कहाँ है, मांडलगढ़। ठीक, चलो मानसिंह फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1581 में मानसिंह फर्स्ट काबुल अभियान हाकिम खान मिर्जा के विरुद्ध था। बिल्कुल सही है, हाकिम खान मिर्जा के विरुद्ध था। 1585 में मानसिंह फर्स्ट को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये भी सही है। कौन से कथन सत्य है, तो हमारे दोनों कथन जो हैं वो करेक्ट है, तो सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी। फिर देखो कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस शासक को सैनिक का भग्नावेश कहा है, तो किसको कहा है कि ये एक सैनिक का भगवावेश है, तो सबको पता है ये व्यक्ति कौन है, राणा सांगा है। ठीक, मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा राजा कहा जाता है, कि भाई आया और जस्ट चला गया, तो ये रावचंद्र सेन है। राम सिंह राव व राम सिंह है ना, एक और भाई थे चंद्रशेखर के, राम सिंह। तो राम सिंह और रावचंद्र सेन के मध्य युद्ध कौन सा लड़ा गया, तो लोहावट का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया, लोहावट का। फिर देखो महाराणा प्रताप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, नहीं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव गोगुंदा में हुआ था। बिल्कुल, महादेव जो बावड़ी है, महादेव गोगुंदा में भी राज्याभिषेक उत्सव तो हुआ ही नहीं था, कुंभलगढ़ दुर्ग में भी नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक एक शिवलिंग था महादेव बावड़ी, उसके पास ही कर दिया गया था, ऐसा कोई बहुत बड़ा उनका राज्याभिषेक उत्सव नहीं हुआ था। तो ध्यान रखना गोगुंदा के अंदर, लेकिन गोगुंदा में राज्याभिषेक उत्सव नहीं हुआ है, मेरे वाली गलती ना करना। फिर देखो निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी, कि हम रोपते किसको हैं, हम रोपते हैं धान को, है ना। धान की रोपाई मैंने अभी देखी थी, बड़ी मुझे अच्छी लगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं ये कहूँ बहुत बहुत बारीकी से और ढंग से करना है, ऐसे घुटनों के बल बैठ के, और एक एक धान की पौध को क्या करते हैं, पानी होता है, रोपते हैं। भारत के चावल के 4 प्रमुख उत्पादक, तो भारत के 4 चावल के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं, बहुत सिंपल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और पंजाब है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक, फिर देखो बारहपूसा फर्स्ट प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है, ये आपके गेहूं की प्रजाति है। फिर देखो निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है, तो गेहूं में कौन सा रोग होता है, रस्ट। फिर देखो नकदी फसल में शामिल नहीं है, कौन नकदी फसल में शामिल नहीं है, तो नकदी फसल में आपके शामिल कौन सी नहीं है, गन्ना, कपास, गेहूं, जूट। कौन आपकी कैश क्रॉप नहीं है, जिसको उगाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो कैश क्रॉप कौन सी नहीं है आपकी, गेहूं नहीं है, वो हमारी फूड ग्रेन है, खाद्यान्न है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, देखो कॉफी शब्द सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट है ना। तो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उगती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कर्नाटक, है ना। बाबा बूदन की पहाड़ियां, कर्नाटक में होती है, और बहुत टेस्टी भी है भारत की कॉफी, बेस्ट कॉफी है भारत की। भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो भारत की कौन सी ऐसी फसल है जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक जो है प्रतिशत आता है, तो आंसर दो इजी है, 88 भी, तो 88 का सही आंसर क्या है, गन्ना। अब देखो भारत में जूट कहाँ होगा सर्वाधिक, कौन सी ऐसी जगह है भारत की जहां पे जूट का जो उत्पादन है वो आपके सर्वाधिक होगा, तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर, ध्यान रखना। फिर देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, मतलब बहुत एंशिएंट टाइम से यहाँ पे कपास जो है वो उगाया जा रहा है। ठीक,
विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्में विकसित हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो भाई दोनों ही कथन सत्य है। हमने हाइब्रिड किस्में जो है वो बनाई है, जिससे हमारा कपास का प्रोडक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा तेल की मात्रा होती है ना? कौन सबसे ज्यादा आपको क्या निकाल के देगा? तेल देगा। तो तिल। सही आंसर क्या होगा? तिल। फिर देखो, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण, बोकारो का जो हमारा स्टील प्लांट है वो किसकी मदद से बना है? तो वो रूस की मदद से बना है। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? कौन सा हिंदुस्तान के स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? 93 देखें तो कौन सा नहीं है? जमशेदपुर वाला नहीं है, वो टाटा का है ना, इसलिए। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला है। फिर देखो, भिलाई बोकारो दुर्गापुर राउरकेला, आपको इसको क्या करना है? स्टेट के साथ मैच करना है। ठीक, तो देखो, ए भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, तो ए में फर्स्ट हो जाएगा। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। ठीक, दुर्गापुर कहाँ है आपका? दुर्गापुर वाला कहाँ है? 94, दुर्गापुर वाला है आपका पश्चिम बंगाल में, तो सी में हो जाएगा 4। और राउरकेला कहाँ है आपका? उड़ीसा में, तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। फिर देखो, गार्डन्स रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? कि वो डीजल इंजन बनाने वाला संयंत्र कहाँ है? आप जनरली शिप बिल्डिंग पढ़ते हो गोवा के अंदर, लेकिन इसने डीजल वाला संयंत्र वाला पूछा है, डीजल इंजन वाला, तो सही आंसर क्या होगा? रांची। फिर देखो, फर्स्ट और सेकंड मैच करना है आपको। 1 नंबर गार्डन रिच, अब ये गार्डन रिच कहाँ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। ठीक, फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड पूछा है। फिर कौन सा पूछा है आपको? हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो गार्डन रिच पूछ ले तो ए में चले जाना 4, यानी कि वेस्ट बंगाल चले जाना है आपको। कहाँ चले जाना है? वेस्ट बंगाल। फिर आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड पूछ ले तो आप आ जाना आंध्र प्रदेश। मझगांव डॉक्स पूछ ले सी में तो आप चले जाना महाराष्ट्र। कहाँ चले जाना? महाराष्ट्र। फिर आपको कोचीन शिपयार्ड पूछ ले तो नाम से ही पता चलता है कि ये तो क्या होगा? केरल। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? बी। आगे चलें, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुरी में स्थापित है? पुरी होना चाहिए, मुरी लिख दिया गया है यहाँ पे, क्या होगा? पुरी। उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी है वो होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये उड़ीसा का पुरी है, जगन्नाथपुरी। तो पुरी में कौन सा उद्योग स्थापित होगा? एल्यूमिनियम। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? झरिया, जमशेदपुर, भिलाई और टाटानगर। 98 इजी है। झरिया जो है उसमें नहीं है, झरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कोयला। फिर देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। भाई बेंगलुरु में क्या है, कोरबा में क्या है, जमशेदपुर में क्या है और मालाज खंड में क्या है? तो चलो चलते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या होगा? बेंगलुरु में होगा आपका वायुयान, ए में 3 होगा। ठीक, उसके बाद कोरबा। कोरबा जो संयंत्र है वो किसके लिए फेमस है? ये देखते हैं। कोरबा संयंत्र आपका फेमस है 4th, एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर किसके लिए? आयरन और स्टील के लिए, तो सी में क्या होगा? फर्स्ट। फिर देखो, मालाज खंड, मालाज खंड किसके लिए फेमस है आपका? तो मालाज खंड फेमस है आपका तांबा के लिए। तो 3 4 1 2 यानी कि सही आंसर क्या होगा? ए। आगे चलें। हाँ, अब देखो फिर से मैच करना है, ABCD लिख लेते हैं पहले। अब देखो क्या पूछा जा रहा है? शोलापुर किसके लिए फेमस है? शोलापुर, ये बताओ। फिर क्या पूछ रहे हैं? फिर पूछ रहे हैं कि राउरकेला किसके लिए फेमस है, कपूरथला किसके लिए फेमस है और बरौनी किसके लिए फेमस है। तो देखो, शोलापुर फॉर द सूती वस्त्र, है ना, तो 4 होगा। फिर राउरकेला किसके लिए फेमस है आपका? तो राउरकेला फेमस है आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए, तो बी में होगा 3rd। कपूरथला किसके लिए है? रेल कोच फैक्ट्री के लिए। और बरौनी जो है वो तेल शोधन कारखाना है। तो 4 3 2 1 यानी कि सही आंसर क्या होगा? बी। तो आज के 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। फिर से मैं कह रही हूँ कि आपका फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म लग रहा है फर्स्ट पेपर का, तो हमारे पास फर्स्ट पेपर की ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें,
साथ में आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। फिर देखो सेकेंड ग्रेड का है 50 पेपर है, इसमें भी रीट के लिए भी, रीट्स एसएसटी के लिए 50 टेस्ट है और इसमें भी क्या है, नोट्स है। अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो की ये है, और इन सब के अंदर जितना भी मैंने पेपर को देख देख के एनालाइज किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन की सीक्वेंस तय की है, वो सब कुछ इसके अंदर क्या किया गया है, डाला गया है। तो अगर आपको 2025 में शिक्षक बनना है तो टेस्ट सीरीज जरूर से परचेज करें, और इन्हीं टेस्ट सीरीज का एक जो पेपर पैटर्न का सीक्वेंस है, जो मैं इन 15 मॉडल पेपर के बाद आपको जरूर से क्या करवाऊंगी, सॉल्व कराऊंगी। तब आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें जो हैं वो आने लग जाएंगी, और जब इतना अच्छे से आप तैयारी करोगे तो फिर 2025 में आप जरूर से क्या लगोगे, टीचर लगोगे ही। अब देखो ये सब टेस्ट सीरीज मिलेगी कहाँ, तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, और जब डाउनलोड करोगे तो एनडीसी क्लासेस लिखा हुआ आएगा, फिर इसको ओपन करना, और ओपन करके आप इसे क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो आज के 100 क्वेश्चन हुए पूरे। आज भगवान की बड़ी कृपा रही कि 6 मॉडल पेपर हो गए हैं। अभी हमें और मॉडल पेपर करने हैं एग्जाम से पहले, फिर हम पेपर पैटर्न पे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय।